नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम क्रांति में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, कुछ दिन ब्रेक हो गया था, संगठन का कार्य भी चला था, वैक्सीनेशन भी करवाया था, तबीयत भी नहीं ठीक थी। अब मैं अपने आप को रिलैक्स महसूस कर रहा हूं और आपके सामने लेकर के आया हूं। कुछ व्यक्तित्व के बारे में बातें चल रही थी, व्यक्तित्व के द्वारा 2-3 सिद्धांत बचे थे, उसके बारे में बात करता हूं। चलिए साथियों, ज़्यादा बात न करते तो टॉपिक पे आते हैं। चलिए, मैं पहले मित्र बात करता हूं। व्यक्तित्व के बारे में बात हो रही थी तो अधिकांश मनोवैज्ञानिक के द्वारा आपको या 6 या 7 मनोवैज्ञानिक द्वारा बता दिया गया था। 2 या 3 मनोवैज्ञानिक बचे हैं जो आज मैं उसको समाप्त करता हूं। चलिए साथियों, तो सामाजिक दृष्टि के आधार पर जो है, सामाजिक दृष्टि के आधार पर कहीं कहीं दृष्टि लिखा रहता, कहीं कहीं दृष्टिकोण एक ही में लिखा रहता, तो आप इसको यहाँ चिंतित नहीं होना है। सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर आप पढ़ क्या रहे हैं साथियों? व्यक्तित्व पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? व्यक्तित्व। सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर अब ये सबसे पहले प्रश्न ये उठता है, सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व को प्रतिपादित किसने किया या व्यक्तित्व का सिद्धांत किसने दिया? तो साथियों याद रखिएगा और आपको याद भी हो जाएगा, ऐसे लिख लीजिएगा, कार्ल जो है युंग जी है, और कहीं कहीं पे इनका नाम मित्र युंग न दे करके जुंग देता है, तो आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। प्रश्न कैसे पूछेगा साथियों, ध्यान दीजिए कि इनका प्रश्न जो प्रश्न पिछली बार बना है सीटेट या टेट में, इसी तरह से सीधे प्रश्न बना है, सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया या व्यक्तित्व को किसने दिया है? तो कार्ल युंग दिया या जुंग दिया? कहीं कहीं सिर्फ आपको जो प्रश्न बना था उसमें उत्तर सिर्फ युंग दिया था, तो आपको विचलित नहीं होना अपने मार्ग से, इसलिए आप याद रख लीजिएगा, सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर जब भी बात होगा मित्र, कार्ल युंग या फिर जुंग ने दिया। इन्हीं का नाम है युंग, कहीं 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 जुंग। 2 मनोवैज्ञानिक नहीं है, एक ही मनोवैज्ञानिक है। आपको सारी बातें क्लियर करने के लिए मैं इतना बोल रहा हूँ, कहीं आप 2 मनोवैज्ञानिक को ना मान ले। चलेगा साथियों, अब मैं बात करूँगा ये जो कार्ल युंग थे या जुंग जी थे, तो इन्हें किसके ये शिष्य थे मित्र? ये शिष्य थे, आपने नाम सुना होगा साथियों, सिगमंड फ्रायड का। आपने नाम सुना है सिगमंड फ्रायड का। और सिगमंड फ्रायड किसके जनक थे? मनोविश्लेषणवाद के जनक थे। 1 नंबर आप भी याद करिएगा साथियों, यहाँ पे किसके जनक थे? मनोविश्लेषणवाद के जनक थे। कौन? सिगमंड फ्रायड जी, इसको याद करिएगा। सिगमंड फ्रायड जी जनक थे, मनोविश्लेषणवाद के जनक थे। और इन्हीं सिगमंड फ्रायड के शिष्य कौन थे? कार्ल युंग जुंग थे, जो ये बताए थे साथियों किसके आधार पर? सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर। क्या बताए थे साथियों? व्यक्तित्व बताए थे। आपको अच्छा समझ में भी आ रहा होगा। चलिएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा। अब मैं मिटाऊंगा इसको, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, इसको मैं हटाऊँ। कार्ल युंग ने सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का प्रतिपादन किया और उसका भाग बताएं। और कार्ल युंग किसके शिष्य थे? सिगमंड फ्रायड के शिष्य थे। सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणवाद के जनक थे। चलिएगा साथियों, ये बात आप अधिकांश लोग जानते भी होंगे। चलिएगा, अब मैं बात करूंगा सामाजिक के आधार पर कितने भागों में बांटा। इन्होंने साथियों 3 भागों में बांटा। जो कार्ल युंग थे या जुंग जी जो थे, इन्होंने सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांट दिया। और ये आप नाम सुना लग रहा होगा आपको, या आप नाम सुने भी होंगे, हमें पूरा आशा भी। अंतर्मुखी, ध्यान दीजिएगा, अंतर्मुखी आप नाम जरूर सुनेंगे साथी। अंतर्मुखी और फिर बहिर्मुखी, ये मुखी भाई अंतर्मुखी, और दूसरा जो है बहिर्मुखी। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, और जो तीसरा साथियों वो आपके सामने मैं बता दूं, उभय होता है, उभयमुखी। चलिए, मैं आपको याद कराने का यही प्रयास करूंगा, आपको याद भी हो जाएगा। बिल्कुल, जैसा नाम वैसा काम। अंतर्मुखी का मतलब मित्र होता है, ये अंतर्मुखी की मैं बात करूं तो अंतर्मुखी के अंतर्गत बहिर्मुखी और उभयधर्मी, उभयमुखी है साथियों। ये उभयमुखी के अंतर्गत और बहिर्मुखी ये अंतर्मुखी, ये तीनों जो है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, तो अंतर्मुखी के अंतर्गत कैसे लोग आएंगे, उनकी विशेषता क्या होगी, उनका गुण क्या होगा, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा एक एक करके। सुनिएगा ध्यान से। अंतर्मुखी के अंतर्गत ऐसी किस्म के व्यक्ति आएंगे जो अपने विचारों को, अपने भावों को, अपने बातों को, अपनी सोच को
वो अपने अंदर ही रखते हैं, दूसरे के सामने उजागिर अर्थात जाहिर नहीं कर पाते हैं। आपकी भाषा में कहूँ, अब उजागिर या जाहिर नहीं कर पाते हैं। इस तरह के कौन होते हैं? अंतर्मुखी होते हैं। और अंतर्मुखी के जो व्यक्ति होंगे वह एकांत प्रिय होंगे। किसी से कोई बात करने में एक बार अपने आप को संकोची महसूस करता, संकोची प्रवृत्ति के होंगे, आत्मचिंतित होंगे। आपने देखा होगा कभी कभी एक ही घर में दो सगे भाई होते हैं, एक भाई दूसरे घर से सामान मांग लाता है, लेकिन अगर उसी छोटे वाले भाई को कहा जाए, दो भाई मान लो, एक बड़ा भाई एक छोटा वाला भाई, कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि बड़ा वाला भाई जो दूसरे घर सामान मांगने नहीं जाता, छोटा वाला भाई जाता, मांग के लेके चला आता है। बड़ा वाला भाई सामान मांगने के लिए संकोची प्रवृत्ति का होता है, नहीं जाना चाहता है, अर्थात तो क्या, वो अंतर्मुखी के अंतर्गत आता है, इसलिए वहाँ पे नहीं जाना चाहता है। तो अर्थात हम कह लें अंतर्मुखी के अंतर्गत जो व्यक्ति होंगे वो एकांत प्रिय होंगे, संकोची होंगे, आत्मचिंतनशील होंगे और अध्ययनशील होंगे। सबसे बड़ी पॉइंट ये है मित्र, अध्ययनशील होंगे, याद रखिएगा इसको, अध्ययनशील होंगे। कौन? अभी इसमें मज़ा भी आएगा। अंतर्मुखी के जो व्यक्ति होंगे अध्ययनशील होंगे। सबसे बड़ी पॉइंट ये याद रखिएगा, अगर आपको प्रश्न पूछ दिया जाए अंतरशील वाले व्यक्ति किस के अंतर्गत आएंगे, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, तो अधिकांश आप साथी मार करके आप सुनाएंगे बहिर्मुखी होंगे, लेकिन साथियों गलत होगा, वो क्या होंगे? अध्ययनशील होंगे। तो इसीलिए अभी आगे जब मैं बात करूंगा तो उसको अच्छे से समझाऊंगा। तो फिर से बताएं एक बार, अंतर्मुखी के अंतर्गत अध्ययनशील व्यक्ति, एकांत प्रिय व्यक्ति, आत्मचिंतन व्यक्ति, लज्जाशील व्यक्ति, ऐसे लोग आते हैं और ये उनके गुण होते हैं जो अंतर्मुखी के आएंगे। अब व्यक्ति कैसे आएंगे? वैज्ञानिक आ जाएंगे, गणितज्ञ आ जाएंगे, दार्शनिक आ जाएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे? अंतर्मुखी के अंतर्गत आएंगे। अब आपको नोट्स भी बनानी होगी, तो आइए नोट्स बनवाते हैं। तो ऐसे आप लिखिएगा, सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व 3 भागों में पाया जाता है। नंबर 1 अंतर्मुखी, नंबर 2 बहिर्मुखी, नंबर 3 उभयमुखी। और इस सिद्धांत को दिया किसने था मित्र? कार्ल जुंग ने दिया था। यूपी टेट, यस टेट में सैद्धांतिक प्रश्न बनते हैं। आपको पेडागॉजी बेस पे बहुत कम प्रश्न मिलेंगे, तो याद आप ज़्यादा कोशिश यही करिएगा कि सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व किसने दिया है? कार्ल जुंग ने दिया है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ। चलिएगा, तो मैं सबसे पहले मैं बात कर लूँ मित्र, आपके सामने अंतर्मुखी की मैं बात करूँगा। तो इसमें लिखिएगा आप, अंतर्मुखी में आप परिभाषा लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ। चलिए परिभाषा लिख भी देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे सर आपने नहीं लिखाया, नोट्स कंप्लीट नहीं हो पा रही है। व्यक्ति लिखिएगा इसमें, व्यक्ति अपने विचारों को, अच्छा विचारों को लिख दिए हैं, तो अब हमें इसके ज़्यादा आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है कि आव भाव या फिर ये सब चीज़ें, तो आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। व्यक्ति अपने विचारों को, चलिए लिख भी देते हैं भाई, नहीं तो आप कहेंगे सर बताया नहीं। भावनाओं को, व्यक्ति अपने विचारों को, भावनाओं को, मूल्यों को, अर्थात उस व्यक्ति के अंदर जितनी बातें रहती हैं, मूल्यों को अपने तक ही सीमित रखता है। अर्थात इसके आगे आप बढ़ा के लिखना भी चाहे तो लिख सकते हैं, दूसरों के सामने उजागर नहीं कर पाता है। तो चलिए इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको समझने के लिए, आपको डिफिनीशन नहीं पूछेगा साथियों, समझने के लिए। अंतर्मुखी क्या हो जाएंगे? ऐसे व्यक्ति, यहाँ पे आपको अच्छी डिफिनीशन में ऐसे लिख लीजिएगा, ऐसे व्यक्ति जो अपने विचारों को, भावनाओं को, मूल्यों को अपने तक ही सीमित रखता है, अंतर्मुखी व्यक्ति कहलाते हैं। चलिएगा, अपने हिसाब से आप नोट्स बनाइएगा, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। यह हो गया। अब इसमें साथियों आप लिख लीजिएगा गुण करके हेडिंग लिखिएगा इसमें, इसके गुण क्या क्या होते हैं। अच्छा, ऐसे व्यक्ति में विशेषताएं, गुण क्या होंगी? एक मार्कर किधर है भाई? चलिएगा ध्यान दीजिएगा, एक मार्कर और दूसरा था देखिएगा, ये साथियों ध्यान दीजिए आप। तो इसमें कैसे व्यक्ति आएंगे? एकांत प्रिय होंगे। एकांत प्रिय का मतलब कि वो ज़्यादा लोगों से मिलनसार, घुलनशील नहीं रहना चाहते हैं, अपने तक अकेले रूम में रहना, अपनों से ही बातें करना, अपनों से ही प्रश्न पूछना, ऐसे किस्म के आदमी आते हैं। और संकोची प्रवृत्ति के होंगे। संकोची प्रवृत्ति मतलब साथियों
किसी से कुछ कहने से पहले एक बार अपने आप के संकोच महसूस करती है, काम मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, संकोची। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, संकोची प्रवृत्ति के होंगे और फिर कैसे होंगे, आत्मचिंतन होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट भी है ये, आत्मचिंतन होंगे। वो हमेशा अपने मन में ही सोचते सोचते कुछ न कुछ बातें सोचते रहते हैं। आप कभी कभी व्यक्ति को देखें या आपका कोई पार्टनर होगा या साथी होगा तो बैठा रहता है तो कुछ न कुछ अक्सर ऐसे सोचता रहता है। क्या वो मतलब आत्मचिंतन करता है अक्सर स्वयं से। और फिर कैसे होंगे साथियों, अध्ययनशील होंगे, अध्ययनशील होंगे। ये इंपॉर्टेंट भी, इसको आप याद भी रख लीजिएगा, मैं पहले से ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ। और लज्जाशील होंगे, लज्जाशील मतलब समझे कि किसी के सामने अपने से बड़ों या छोटों के सामने में आने जाने में शर्माना, कुछ बातें करने में शर्माना अपने आप को। तो ये लिख लीजिएगा साथियों, गुण में लिख लीजिएगा। एकांत प्रिय होंगे, संकोची होंगे, आत्मचिंतन होंगे, अध्ययनशील होंगे, लज्जाशील होंगे। चलिएगा साथियों, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब इसमें एक थोड़ा सी बढ़ा के लिख लीजिएगा, कैसे व्यक्ति इसमें पाए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, वैज्ञानिक इसके अंतर्गत आ जाएंगे। कौन आएंगे साथियों, वैज्ञानिक आ जाएंगे। वैज्ञानिक लोग क्या होते हैं, हमेशा क्या किसी से ज़्यादा बातें करते हैं, नहीं, वो आत्मचिंतनशील होते हैं, अध्ययनशील होते हैं, अपना सिद्धांत के आधार पर खुद कार्य करते रहते हैं। गणितज्ञ लोग आ जाएंगे। आप अपने जो है गांव में देखते हैं कोई गणित का स्टूडेंट है या गणित का छात्र, पढ़ने में अच्छा टैलेंट छात्र है, प्रतियोगी है, तो कहते हैं कि, और वो शांत एकाचित रहता है, कहते हैं भैया गणित के छात्र हैं। ये सब गणित के छात्र बहुत साइलेंट मूड वाले हैं, ऐसा सुनने को मिलता है। चलिएगा, ये वैज्ञानिक हो गए साथियों, गणितज्ञ होंगे और दार्शनिक आ जाएंगे, दार्शनिक आ जाएंगे। इस तरह से आपका साथियों कंप्लीट हुआ क्या, अंतर्मुखी। चलिएगा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब प्रश्न आपका बन जाएगा, गणितज्ञ दे देगा, प्रश्न बन जाएगा इस तरह से, गणितज्ञ लोग को किस मुखी के अंतर्गत आएंगे या गणितज्ञ लोग किसके अंतर्गत आएंगे। नीचे 3 ऑप्शन दे देगा, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, उपयुक्त तो सभी कर देगा। तो वहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा साथियों, अंतर्मुखी होगा। जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो प्रैक्टिस में ऐसे प्रश्नों को मैं लेता रहूँगा। चलिएगा, और साथ ही मैं आपको बता दूं, जो प्रैक्टिस सेट जा रहा है उसको प्रैक्टिस सेट आप प्रयास किया करिए 30 या 35 सेकंड स्किप करके देखिए, क्योंकि 30 या 35 सेकंड तक साथियों ब्लर आ जाता है। 30-35 सेकंड या 20-25 सेकंड ही जो भी हो उसको आप स्किप करके देखा करिए, ताकि जो ब्लर आता है वो ब्लर न आए। और 30 या 35 सेकंड बाद ही मैं प्रश्न को रखना शुरू करता हूँ। चलिएगा साथियों, अब मैं आगे बात करता हूँ बहिर्मुखी की। नंबर 2, बहिर्मुखी। अब ध्यान दीजिएगा साथियों, बहिर्मुखी की मैं बात करूं। अब बहिर्मुखी जैसा नाम वैसा काम। बहिर्मुखी माने सब कुछ बाहर बाहर। आइए, बहिर्मुखी वाले बोलने के लिए अधिक बोलते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं, इसमें परिभाषा हम क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति जो अपने विचारों को, भावनाओं को, दृष्टि को, सोच को, बात को, अपने अंदर जितनी भी चीज़ें दूसरों के सामने आसानी से प्रकट कर देते हैं, ऐसे व्यक्ति कौन से होते हैं, बहिर्मुखी के व्यक्ति होते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं इनके गुण में, ये क्या होते हैं, ये जो होंगे साथियों अधिक वाचाल होंगे, अधिक वाचाल होंगे साथियों। ध्यान दीजिएगा, अधिक वाचाल होंगे अर्थात क्या, ज़्यादा बोलने वाले होते हैं। अच्छा, अधिक वाचाल में 2 तरह के होते हैं बोलने वाले। एक राजनेता भी अधिक बोलते हैं, तो जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ पे ज़्यादा बोलते हैं। अधिक वाचाल माने ये नहीं कि दिन भर बोलते रहना, तो वही मैं समझ लीजिएगा। चलिएगा, अधिक वाचाल। और ये जो साथी होंगे ये होंगे क्या, निडर होंगे। किसी के सामने कोई भी बात रखनी हो तो अपनी बात वो रखेंगे। फिर कैसे होंगे साथी, साहसी होंगे। जब निडर होंगे तो जाहिर सी बात है साहसी भी होंगे, किसी से डरते होते नहीं हैं। और साहसी जब होंगे तो साथियों समाज सेवी भी होंगे। ध्यान दीजिएगा साथियों, आपको पढ़ने में मज़ा भी आ रहा होगा, नोट्स आप बनाते चलिए धीरे धीरे। समाज सेवी भी होंगे, और जब साथियों समाज सेवी होंगे तो एक गुण दूसरे गुण से साथियों हमेशा जुड़ा रहता है। जब समाज सेवी होंगे तो क्या हो जाएंगे, लोकप्रिय भी होंगे। जब समाज सेवी होंगे तो वो लोकप्रिय होंगे, और जब लोकप्रिय होंगे तो लोग उनसे आशा भी करेंगे, तो अर्थात क्या हो जाएंगे साथियों, आशावादी भी होंगे। चलिएगा साथियों, और जब आशावादी सभी लोगों का जो मदद करेंगे, आशावादी होंगे, तो उनमें व्यवहार कुशल भी होगा। व्यवहार कुशल अर्थात व्यवहार कुशल का साथी मतलब कि अच्छे व्यवहार वाले भी होंगे। व्यवहार कुशल, ये व्यवहार कुशल लिखा साथियों।
राइटिंग में सुधारने का अत्यधिक प्रयास कर रहा हूँ और मैं जल्दी सुधारने का ही प्रयास करूँ, जल्दी से राइटिंग सुधर जाए, आपको तकलीफ़ होती है। देखिएगा फिर से पढ़ दे रहे हैं। अधिक वाचाल होते हैं, निडर होते हैं, साहसी होते हैं, समाजसेवी होते हैं, लोकप्रिय होते हैं, आशावादी होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं। ऐसे कैसे व्यक्ति होते हैं? वो बहिर्मुखी के अंतर्गत आते हैं। चलिएगा अब इसमें व्यक्ति कैसे मिलेंगे आपको? इसमें व्यक्ति जैसे मिल जाएगा, राजनेता मिल जाए। यहाँ आपको दिखाई भी दे रहा होगा। 1 मिनट साथियों, इंक ज़्यादा इसमें हो गई। चलिएगा साथी ध्यान दीजिएगा। राजनेता, चलिए राजनेता। अब राजनेता के अंतर्गत सभी नेता आ जाएंगे इसमें, जैसे छात्र नेता हो गए, जितने भी मंत्री हो गए या मुख्यमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री, अर्थात जितने भी नेता हैं, छोटे बड़े सरपंच गांव के प्रधान भी इसमें आ जाएंगे। किसके अंतर्गत आ जाएंगे? राजनेता के अंतर्गत आ जाएंगे साथियों। अब फिर क्रांतिकारी लोग आएंगे, राजनेता लोग आ जाएंगे। यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको, क्रांतिकारी लोग आ जाएंगे। क्रांतिकारी, अब क्रांतिकारी की बात कर ले साथियों तो इसमें दोनों तरह के क्रांतिकारी लोग आ जाएंगे। आप पढ़े होंगे, आपको इतिहास में पढ़ाया जाता है कि 2 तरह के लोग क्रांतिकारी थे, एक उग्र स्वभाव के थे, एक शांत स्वभाव के थे। ये कभी ना आ जाए कि शांत स्वभाव के जो क्रांतिकारी लोग थे वो अंतर्मुखी के अंतर्गत आ जाएंगे, नहीं। जो उग्र स्वभाव के थे भाई, वो हमेशा जो बात करते तुरंत एट जस्ट जजमेंट की वो बात करते थे, तुरंत रिजल्ट आ जाए। तो जितने भी क्रांतिकारी होंगे, चाहे वो शांत स्वभाव के हो, चाहे उग्र स्वभाव के हो, किसके अंतर्गत आएंगे साथियों? बहिर्मुखी के अंतर्गत आएंगे। चलिएगा साथियों, अब क्रांतिकारी और इसमें और बात कर लें तो व्यापारी भी आ जाएंगे। यहाँ आपको दिखाई भी दे रहा होगा, व्यापारी लोग आ जाएंगे। और व्यापारी की बात मैं बात करूँ साथियों तो आंदोलनकारी आ जाएंगे। क्रांतिकारी, आंदोलनकारी, दोनों ध्यान दीजिएगा बात को। आंदोलनकारी लोग आ जाएंगे, ये आंदोलनकारी लिखें साथियों। चलिएगा, आंदोलनकारी, व्यापारी, क्रांतिकारी। और वकील को भी ले लें इसमें, ये वकील, चलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, वकील भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। किसके अंतर्गत? बहिर्मुखी के अंतर्गत। तो अर्थात मैंने परिभाषा क्या बताया बहिर्मुखी का? ध्यान से फिर से आप सुनिएगा साथियों। बहिर्मुखी का मैंने परिभाषा यही बताया कि ऐसे व्यक्ति जो अपने विचारों, भावों, दृष्टि, सोच को दूसरे के सामने आसानी से प्रकट कर सके या आसानी से उजागर कर देते हैं, अपनी बातों को बता देते हैं, वो बहिर्मुखी के अंतर्गत आते हैं। ऐसे व्यक्ति का गुण क्या होता है? अधिक वाचाल वाले होते हैं, निडर होते हैं, साहसी होते हैं, समाजसेवी होते हैं, लोकप्रिय होते हैं, आशावादी होते हैं, व्यवहार कुशल वाले होते हैं। और ऐसे में कैसे व्यक्ति आते हैं साथियों? वकील आ जाएंगे, राजनेता आ जाएंगे, छात्र नेता आ जाएंगे, सभी मंत्री आ जाएंगे, क्रांतिकारी लोग आ जाएंगे, व्यापारी लोग आ जाएंगे, आंदोलनकारी लोग भी आ जाएंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा साथियों। चलिएगा, अब मैं इसको हटाऊँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके पहले। चलिए साथियों, बिल्कुल आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ रहा होगा। बीच में लगभग 1 सप्ताह क्लास आपकी बंद थी। बहुत अधिकांश भाई बहन मैसेज करे, सर क्लास कब से होगी, क्लास कब से होगी। तो आज से आपकी क्लास स्टार्ट कर दी गई, जबकि आज संडे था, मन नहीं था। फिर हम कहे कि भाइयों बहनों का जो है अधिकांश वेट करते करते आप में और भावनाएं पैदा हो रही थी कि क्लास नहीं लेंगे, अब बंद कर दिया। ऐसा कुछ नहीं साथियों, तबीयत नहीं ठीक थी और कुछ संगठन का कार्य था, अधिकांश साथी जान भी रहे होंगे। चलिएगा, अब मैं साथी बात करूं उभयधर्मी की। सॉरी, उभयधर्मी बार बार याद आ रहा है क्योंकि अभी विज्ञान लेकर के क्लास खाली हुई है, इसलिए उभयधर्मी बार बार याद आ रहा है। चलिए उभयमुखी की बात करूँ साथियों। उभयमुखी की बात कर लूँ तो उभयमुखी के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? ध्यान दीजिएगा, उभयमुखी में आपको कुछ नहीं याद करना है साथी। उभयमुखी के व्यक्ति ऐसे होते हैं जहां आवश्यकता पड़ती है तो अंतर्मुखी बन जाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर बहिर्मुखी आ जाते हैं। अर्थात उभयमुखी के जो जितने भी व्यक्ति होंगे उनमें अंतर्मुखी के व्यक्तियों का भी गुण और बहिर्मुखी व्यक्तियों का दोनों का गुण पाया जाएगा। ऐसे व्यक्ति जो है अधिकांश चालाक भी होते हैं कि मुझे किस तरह से किससे कौन सा काम निकालना है, किस समय पे किस तरह से कहाँ बात करनी है, वो जानते हैं। तो हम आप सीधे सीधे लिख लीजिएगा, उभयमुखी के अंतर्गत अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों के गुण समायोजित होते हैं। चलिएगा, ऐसे व्यक्ति, उसमें लिख लीजिएगा आप, ऐसे व्यक्ति जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों के गुणों पाया जाए वो उभयमुखी के व्यक्ति कहलाते हैं। चलिएगा, मैं अब उभयमुखी को हटा दिया।
तो ये साथी फिर से एक बार आपको बता दूं, सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व को प्रतिपादन किसने किया था साथियों। फिर से एक बार आपको नाम याद करने के लिए बता दे रहा हूं, क्योंकि नाम बार बार आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं बार बार नाम ले रहा हूं। साथी ध्यान दीजिएगा, ये है कार्ल युंग है या फिर जुंग, कहीं कहीं युंग करके आता है जुंग करते। इन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया था, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयधर्मी। सॉरी, उभयधर्मी नहीं भाई, उभयमुखी। चलिएगा, अब मैं साथियों बात करूंगा इसके आगे। जो एक मनोवैज्ञानिक और हैं, उन्होंने भी व्यक्तित्व को बताया। वो बताया किसके अनुसार? उन्होंने बताया मूल्य दृष्टिकोण के अनुसार, मूल्य के आधार पर, मूल्य दृष्टिकोण के अनुसार उन्होंने बताया कि व्यक्तित्व क्या है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे साथियों, मूल्य दृष्टि के आधार पर, मूल्य दृष्टिकोण के आधार पर। अरे राइटिंग एकदम मूल्य दृष्टिकोण के आधार पर। अच्छा, मूल्य दृष्टिकोण के आधार पर क्या? व्यक्तित्व। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो व्यक्तित्व हो जाएगा। अच्छा साथियों, अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप इसको याद करिए कि इस सिद्धांत को किसने दिया था। अच्छा ध्यान दीजिएगा, आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना है। कहीं कहीं पे इनका नाम स्पेंगर दिया है और कहीं कहीं पे इनका नाम स्पेंजर दिया है, कहीं पे ज कहीं पे ग। तो आपको बिल्कुल चिंतित नहीं होना है। स्पेंगर, कहीं कहीं पे स्पेंजर, तो आपको बिल्कुल चिंतित नहीं। मूल्य दृष्टि के आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व को बताया। अच्छा, कभी कभी पूछ लेता है स्पेंजर जी ने मूल्य दृष्टि के आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा? तो साथियों 6 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 6 भागों में बांटा। जबकि इसकी जो मैं पीछे पढ़ाया, कार्ल युंग ने कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था। तो यहाँ पे प्रश्न कैसे बनेगा? मूल दृष्टिकोण के आधार पर स्पेंजर ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा? तो साथियों 6 भागों में बांटा। अब मैं बारी बारी से एक भाग को लेकर के आपको समझाऊंगा। चलिएगा, ऐसे आप नोट्स लिख लीजिएगा। नोट्स आप अपने हिसाब से बनाते चलिए, रंगीन पेन का भी यूज करिएगा। जितना पढ़ाते हैं एक बार शाम को आप रिवीजन कर लिया करिए साथ ही, हल्का सा नोट्स बना के। मैं वादा करता हूँ आप भूलेंगे नहीं, और एग्ज़ाम पीरियड में एक बार अपने आप नोट्स पलट के जाइएगा, इसी नोट्स से जो आपके प्रश्न आएंगे। चलिएगा साथियों, अब मैं बात करूँ पहले नंबर की। पहले नंबर की बात करूँ तो इन्होंने साथियों बताया कि सैद्धांतिक व्यक्तित्व के लोग पाए जाते हैं। मूल्य के आधार पर सैद्धांतिक व्यक्तित्व के लोग पाए जाते हैं। पहला प्रकार क्या बताया? सैद्धांतिक। चलिएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा, सैद्धांतिक। अब मैं बार बार व्यक्तित्व नहीं लिखूंगा, सैद्धांतिक व्यक्तित्व, व्यक्तित्व सब में आप लिख लीजिएगा। सैद्धांतिक व्यक्तित्व के कैसे लोग होंगे? ध्यान दीजिएगा। अब इसमें होता क्या है, जैसे आपके घर में पिताजी हैं, चाचा जी हैं, आपके बड़े भाई जी हैं, वो नियम बना लिए हैं कि मुझे चाहे मैं 5 बजे चाहे मैं 12 बजे सोऊं या 10 ही बजे सो जाऊं या 2 बजे सोऊं, मुझे 4 बजे उठ करके व्यायाम करना है तो करना है। ये किसके आधार पर हो गया? सिद्धांत के आधार पे हो गया, उनका एक सिद्धांत बन गया। अधिकांश लोग सिद्धांत बना लेते हैं कि मुझे सूर्य डूबने के बाद या सूर्यास्त होने के बाद मुझे घर से बाहर नहीं निकलना है किसी भी हर हाल में। और कितने लोग नियम लाते हैं सूर्यास्त से पहले मुझे उठना है, एक नियम शेड्यूल जो होता है। जैसे आर्मी की यहाँ पे हम बात करूँ साथियों, तो आर्मी की आप कभी कभी एग्जाम्पल भी अपने गाँव में देते, भाई ये आर्मी वाले हैं, बहुत अनुशासन डिसिप्लिन में रहते हैं, इनका सब हर काम सिद्धांत से होता है, बड़ी सिद्धांतवादी हैं। अर्थात इसमें आप कह सकते हैं। अच्छा, एक उदाहरण मैं आपको और दूँ, अधिकांश साथी मेरे ऐसे भी हैं, आपके भी साथी बिना हेलमेट को लगाए वो गाड़ी चलाना पसंद नहीं करते। तो उनका एक सिद्धांत हो गया कि जब तक मैं हेलमेट नहीं लगाऊंगा तब तक मैं गाड़ी को नहीं चलाऊंगा। अच्छा, तो इसमें आप ऐसे लिखिएगा सैद्धांतिक लोग, इसमें ऐसे सामने आप लिखिएगा सिद्धांत के आधार पर। सिद्धांत के आधार पर सभी कार्य करते हैं, सभी कार्य, ये कार्य आपको दिख रहा होगा, सिद्धांत के आधार पर सभी कार्य। चलिएगा, अब मैं साथी नंबर 2 की इसी में बात कर लूँ। नंबर 2 की बात मैं साथी करूँ आर्थिक व्यक्तित्व के आधार पर। आर्थिक व्यक्तित्व क्या होता है अभी मैं इसको समझा दूँ, आप समझ भी जाएंगे। अब मैं व्यक्तित्व नहीं लिखूंगा साथियों, बार बार आप लिख लीजिएगा व्यक्तित्व, आर्थिक व्यक्तित्व के आधार पर। अब आइएगा, यहाँ मज़ा भी आएगा। भैया मुकेश अंबानी और अंडानी कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे कि जिनमें उन्हें धन की लाभ न हो।
जहाँ उन्हें धन दिखाई देगा मुझे इस कार्य को करने से मुझे धन की प्राप्ति होगी, वहीं पे कार्य करेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं धन समृद्धि के लिए किया गया कार्य आर्थिक व्यक्तित्व के अंतर्गत आता है। तो आप लिख लें क्या साथियों, धन समृद्धि के लिए कार्य, धन समृद्धि के लिए कार्य। कोई नेता है आपके यहाँ सामाजिक कार्य पड़ गया है तो उसका आने का मकसद क्या है कि मैं इनके यहाँ चलूँगा तो मुझे भविष्य में वोट मिलेगा, जब मुझे वोट मिलेगा तो मैं विधायक, सांसद, एमएलए बन जाऊँगा, फिर मैं पैसे कमाऊँगा। तो अर्थात कह ले आर्थिक किस्म के जो व्यक्ति होते हैं वो कोई भी कार्य करने से पहले ये दिमाग लगा लेते हैं कि मुझे यहाँ पे धन समृद्धि, भविष्य में धन मुझे प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। जैसे व्यापारी वर्ग के लोग होते हैं वो 40 रुपये का टमाटर खरीद के लाएंगे, अगर 50 में नहीं बेचेंगे साथियों तो उन्हें धन समृद्धि नहीं होगी। वो पहले दिमाग लगा लेते हैं मैं 40 का टमाटर लेकर आऊँ तो मुझे 45 में बेचना है या फिर 50 में बेचना है, किसी भी हर हाल में। चलिएगा अब मैं अगली बात करूँ साथियों सामाजिक के आधार पर। सामाजिक व्यक्तित्व क्या होता है उसके ध्यान दो, सामाजिक के आधार पर। चलिएगा साथियों, सामाजिक के आधार पर व्यक्तित्व। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, ऐसे इसमें कैसे लोग हो जाएंगे साथियों, ध्यान दीजिएगा आप, समाज सेवी लोग हो जाएंगे। ऐसा कार्य जो है समाज के लिए किया जाए, तो इसमें आप लिख लीजिएगा ऐसा कार्य समाज के लिए किया गया कार्य, समाज के लिए किया गया कार्य, समाज के लिए किया गया कार्य, ये कार्य है साथियों, समाज के लिए किया गया कार्य। अर्थात इसमें कैसे लोग आ जाएंगे, समाज सेवी लोग आ जाएंगे, समाज सेवी लोग। अभी साथी आप कोरोना काल में देखे भी होंगे, अभी चल भी रहा है, अधिकांश साथी जो ब्लड डोनेट किए, किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाना, किसी को दवा पहुंचाना, तमाम साथियों के द्वारा मदद भी की गई है। चलिएगा अब मैं ये 3 नंबर हो गए साथियों, अब मैं चौथे नंबर की बात करता हूँ। चलिएगा साथियों चौथे नंबर पे आप ध्यान दीजिएगा। चौथा नंबर जो होगा साथियों वो हो जाएगा राजनीतिक व्यक्तित्व के आधार पर। राजनीतिक व्यक्तित्व के आधार पर क्या होता है सुनिएगा ध्यान से। इसमें राजनेता लोग आ जाएंगे, राजनीति करने वाले लोग आ जाएंगे। अब वो ऐसा कार्य करेंगे जो कि उनके भविष्य से क्या संबंधित हो। वो दांव पेच ऐसा लगाते हैं कि मैं इनके साथ ये कार्य करूँ, 2 लोगों को आपस में लड़ा दूँ, मैं दोनों लोगों से भविष्य में वोट लूँगा। दोनों लोगों को लड़ा करके थाने पर रिपोर्ट दोनों की करवा देते हैं, दोनों को पिटवाते हैं। किसी न किसी तरह से वो अपना सामाजिक कार्य करना चाहते हैं। राजनीतिक जो व्यक्तित्व के लोग होते हैं इस तरह के होते हैं। तो आप लिख लीजिएगा राजनीतिक के आधार पर, राजनीतिक के आधार पर व्यक्तित्व। इसमें किस तरह के लोग आ जाएंगे साथियों, राजनीति लोग आ जाएंगे, राजनीतिज्ञ लोग आ जाएंगे, राजनीतिज्ञ लोग आ जाएंगे, राजनेता आप अर्थ कर सकते हैं, ये ऐसे लोग आ जाएंगे। चलिएगा साथियों अब मैं 5वें नंबर पे बढ़ता हूँ। 5वां नंबर आपके सामने होगा धार्मिक व्यक्तित्व के आधार पर। अच्छा सुनिएगा ध्यान से, इसमें होता क्या है, राजनीतिक के आधार पर देखते किसान कभी राजनीतिक में भाग नहीं लेता है, लेकिन जब 2 किसान अपने खेत में मिलते हैं तो वो कहते हैं कि गाई भाषा में जैसे कहते हैं काहो उठ के देबा, तो वो भी अपने में एक दूसरे से दांव पेच लड़ाते हैं कि कौन सी सरकार आएगी, डाई यूरिया की मूल्य में वृद्धि कमी करेगी और हमारे उत्पादन की जो क्षमता है उसमें जब बढ़ेगी और इसके दर को बढ़ाएगी। जैसे धान का रेट बढ़ना घटना, तो वहाँ किसान भी बिना राजनीतिक हुए भी, अच्छा ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप राजनीतिज्ञ हो तभी राजनीतिक की बात करें, किसान भी कोई राजनीतिक होता नहीं, लेकिन 2 किसान जब आपस में मिलते हैं तो अपने भविष्य को लेकर के बातें करते हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट ठीक है, भाजपा गवर्नमेंट ठीक है, सपा भाजपा जो भी करते हैं साथियों, तो राजनीतिक के आधार पर हम कह लें। चलेगा अब मैं 5वें नंबर के साथ ही बात करूँ धार्मिक व्यक्तित्व के आधार पर। चलिए धार्मिक व्यक्तित्व क्या होता है इस पर ध्यान दीजिएगा साथियों। ये धार्मिक लिखा है, तो धार्मिक के साथियों आपके सामने बात कर लूँ तो इसमें कैसे लोग आ जाएंगे, पुजारी लोग आ जाएंगे। वो हमेशा कोई भी कार्य करेंगे तो धार्मिक संप्रत्ति से उसको जोड़ करके करना चाहेंगे। अच्छा जैसे साथी इसमें होता क्या, मुझे हंसी भी आती है, हमारे एक मित्र जी हैं, वो पहले होता है क्या, वो पेपर आते ही पेपर को नहीं पढ़ते हैं, पेपर को खोलते हैं जल्दी से, उसमें अपनी राशि पढ़ते हैं कि मेरी राशि आज की कैसी है। अर्थात क्या, वो धार्मिक वाले लोग होते हैं, कोई भी कार्य करेंगे अपने धर्म से जोड़ करके। इसमें अर्थात पुजारी लोग भी आ जा सकते हैं, पुजारी लोग आ जाएंगे साथियों, सन्यासी लोग हो जाएंगे। धार्मिक संप्रत्यय से कोई भी कार्य होगा जो किससे जोड़ के करेंगे, धार्मिक संप्रत्यय से।
धार्मिक संप्रत्यय के लिए कार्य, धार्मिक संप्रत्यय के लिए कार्य है साथियों। चलिएगा, ये कार्य लिखा गया है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा साथियों, धार्मिक संप्रत्यय के लिए कार्य सारे बात। अब अगले नंबर की मैं बात कर लूँ, अगला नंबर 6। चलिए अब इसकी मैं बात करूँ तो इसमें कैसे लोग आएंगे साथियों, कलात्मक लोग आ जाएंगे। कलात्मक व्यक्तित्व जो होगा, ये आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको, ये कलात्मक वाले आ जाएंगे। इसमें होगा क्या साथियों, तो इसमें जो होंगे कला के पुजारी हो जाएंगे, अर्थात हमको से कला के पुजारी हो जाएंगे। और कैसे लोग हैं, चित्रकार लोग हो जाएंगे, सौंदर्य देने वाले लोग हो जाएंगे, साहित्यकार हो जाएंगे, कवि हो जाएंगे। अर्थात ऐसे लोग सौंदर्य के पुजारी होते, चाहे वो चित्रकार हो चाहे साहित्यकार हो। जो कवि होते अपनी बातों से पूरा सब कुछ कर डालते हैं। चित्रकार जो होता है पेंट बना करके, पेंटर से मतलब दीवार पे चित्र बना करके उसमें अपनी बातों को दिखाना चाहता है और बताना चाहता है। तो इसमें आप लिख लीजिएगा साथियों, कलात्मक में कौन कौन हो जाएंगे, साहित्यकार लोग आ जाएंगे, साहित्यकार और चित्रकार, कवि और सौंदर्य वाले। यहाँ पे लिख लीजिए, जितने भी सौंदर्य कार्य है इसी के अंतर्गत होंगे। किसके अंतर्गत होंगे साथियों, कलात्मक के अंतर्गत होंगे। चलिएगा फिर से मैं एक बार आपको समझा दूँ साथियों, ध्यान दीजिएगा। पहला है सैद्धांतिक व्यक्तित्व वाले कैसे थे। ये जो व्यक्तित्व होंगे साथियों सिद्धांत के आधार पर कार्य करने वाले होंगे। जितने भी कार्य करेंगे सब भी सिद्धांत के आधार पे। तो आप अगर यहाँ एग्जाम्पल में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसमें कैसे लोग आ जाएंगे, आर्मी वाले आते हैं अक्सर, या किसी सेना वाले आ जाते हैं। इनका एक सिद्धांत कार्य होता है कि मुझे ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जो देश के खिलाफ हो और मेरे मालिक के आर्डर के खिलाफ हो। कुछ लोग ऐसे, ये भी जरूरी नहीं कि आर्मी लोग ही आएंगे, जो सिद्धांत के आधार पे कार्य करते हैं सभी लोग इसमें आ जाएंगे। जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया था, कुछ साथी होते हैं वो 7 बजे के बाद, सूर्यास्त होने के बाद घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं। कुछ साथी होते हैं जो बिना हेलमेट की गाड़ी चलाना पसंद नहीं करते हैं। तो ये किसी सिद्धांत के आधार पर। अब आर्थिक में मैंने आपको समझाया कि इसमें धन समृद्धि के लिए जितने भी कार्य होते हैं धन समृद्धि के, तो आप इसमें आप लग सकते हैं क्या, व्यापारी वर्ग के लोग, व्यापारी वर्ग के लोग जितने होते हैं वो 2 रुपया लगाते तो 4 रुपया कमाना चाहते हैं। चलिएगा साथियों, अर्थात बिजनेसमैन आप यहाँ के लिए, व्यापारी अच्छा नहीं लगेगा। चलिएगा सामाजिक की मैं बात करूँ तो सामाजिक के समाज के लिए किया गया कार्य, अर्थात कौन हो जाएंगे साथियों, समाज सेवी हो जाएंगे। राजनीतिक की बात करूँ साथियों आपके सामने, तो राजनीतिक के अंतर्गत राजनीतिज्ञ लोग आ जाएंगे, राजनेता लोग आ जाएंगे। धार्मिक की बात करूँ साथियों आपके सामने तो इसमें पुजारी लोग आ जाएंगे। धार्मिक संप्रत्यय के लिए कार्य जितना किया जाएगा ऐसे वर्ग के लोग आ जाएंगे। मैंने अभी धार्मिक वाले में साथियों आपको एग्जाम्पल दिया था कि जैसे कुछ साथी होते हैं, कुछ लोग होते हैं कि न्यूज़पेपर आने के बाद वो पेपर की कोई हेडलाइन नहीं पढ़ते, वो डायरेक्ट जाते हैं पेज को खोलते कि राशि कहाँ दी हुई है, पहले वो अपने राशि को पढ़ते हैं। चलिएगा साथियों, कलात्मक में मैंने बात किया, कलात्मक में कौन कौन आएगा, साहित्यकार आ जाएंगे, चित्रकार आ जाएंगे, कवि आ जाएंगे, सारे सौंदर्य कार्य के अंतर्गत आ जाएंगे। तो साथियों 2 लोग थे, चलिए मैं एक और बढ़ा देता हूँ। उसमें 2 लोग थे, 2 लोगों को मैंने पूरा कर दिया साथियों। मूल्य दृष्टि के आधार पर व्यक्तित्व किसने दिया, मूल्य दृष्टि के आधार पर व्यक्ति को स्पेंजर ने दिया। इसके पहले मैंने जो पढ़ाया अभी को, सामाजिक दृष्टि के आधार पर किसने दिया था, कार्ल जुंग ने। वो 3 भाग बताए थे, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयधर्मी। और स्पेंजर ने कितने भाग बता दिए, 6 भाग बता दिए आपके सामने, सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, कलात्मक। चलेगा, मैं इसके बारे में बता दिया आपको साथियों। अब मैं थोड़ा सा पीछे वीडियो करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, गलती हो गई। चलिएगा साथियों, अब मैं बात करूँगा अगले की भी, और जो आप इम्पॉर्टेंट भी है, बार बार पढ़ते भी हैं, लेकिन शायद आप लोगों को जानकारी ये नहीं होगी, वो व्यक्तित्व के अंतर्गत ही आता है। चलिएगा, आपने नाम सुना होगा साथियों अब्राहम मैस्लो का। अब्राहम मैस्लो का नाम सुना है और उसमें आपने पढ़ा भी होगा। अब्राहम मैस्लो के अंतर्गत उस सिद्धांत का नाम सुने हैं, आप बार बार नाम सिद्धांत सुनते होंगे, मांग का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत। तो वही सिद्धांत यहाँ पे पढ़ना व्यक्तित्व के अनुसार। चलिएगा, अब किसके अनुसार पढ़ना है, तीसरा सिद्धांत मुझे यहाँ पे पढ़ना है। चलिएगा साथियों, मैं अब तीसरा जो सिद्धांत आपके सामने, आज का तीसरा सिद्धांत था, उसके बारे में बात करूँगा। तीसरा सिद्धांत आपको बताया किसका, मांग या आवश्यकता का सिद्धांत। इसके अनेक नाम हैं, जब मैं अब्राहम मैस्लो को स्पेशल पढ़ाऊँगा तब मैं वहाँ आपको बताऊँगा। मांग या आवश्यकता का सिद्धांत आपको दिखाई दे रहा होगा।
मांग या आवश्यकता का सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा साथियों, आपको दिखाई दे रहा होगा, चलिएगा आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए, मांग या आवश्यकता का सिद्धांत ये दिया किसने था साथियों? तो कहीं कहीं पे सिर्फ मैस्लो ही लिखते हैं, कहीं कहीं पे अब्राहम मैस्लो लिखते हैं। तो इन्हीं का पूरा नाम साथियों क्या था? अब्राहम मैस्लो था। ये स्याही से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा सही। चलिएगा मैं मार्कर चेंज कर लूँ, बने रहिएगा आप इसी तरह से। चलिएगा, अब्राहम मैस्लो जी, चलिएगा साथियों, अब्राहम मैस्लो जी ने, अब्राहम मैस्लो ने मांग का सिद्धांत या आवश्यकता का सिद्धांत दिया। अब इस सिद्धांतों को और नामों से जानते हैं, कई नाम इनके साथ ही है। जैसे इसे पदानुक्रमिक मांग का सिद्धांत के नाम से जानते हैं, मांग एवं आपूर्ति के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, मानवतावादी सिद्धांत के नाम से जानते हैं, नाभिकीय आवश्यकता सिद्धांत के नाम से जानते हैं, स्वयथार्थीकरण सिद्धांत के नाम से जानते हैं, आत्मसिद्धिकरण सिद्धांत के नाम से जानते हैं। जब मैं साथियों अब्राहम मैस्लो को लूँगा, जब एक एक मनोवैज्ञानिक को पढ़ाऊँगा, तब मैं वहाँ पर इस चीज़ को वहाँ पर आपको समझा दूँगा। लेकिन आज मुझे यही पढ़ना है कि उन्होंने व्यक्तित्व के बारे में क्या बताया था इसके संदर्भ में। चलिएगा साथियों, ऐसे आप भी बनाइएगा। ऐसे बनाने के बाद, और जो आपको जैसे जैसे बता रहा हूँ बस इससे आप भी करिएगा। ये 1 नंबर, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। चलिएगा साथियों, अब इन्होंने अपनी मांग को बताया और इन्होंने ये कहा, जो व्यक्ति जिस मांग के साथ जुड़ा होता है, जो व्यक्ति जिस मांग के साथ जुड़ा होता है, उस व्यक्ति का वैसा व्यक्तित्व होता है। तो पहले शुरू करिएगा। तो इनकी जो पहली मांग थी साथियों, शारीरिक मांग थी, शारीरिक मांग। अब साथियों ध्यान दीजिएगा, मैं जो यहाँ पे नहीं आ पाएगा ब्रैकेट में बाहर लिखूँगा। शारीरिक मांग कहीं कहीं देता है, कहीं कहीं साथियों देता है दैहिक मांग। दैहिक का मतलब ही होता है शारीरिक मांग। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, दैहिक मांग। और कहीं कहीं पे साथी दिया रहता है दैहिक मांग के बाद शारीरिक मांग, दैहिक मांग, जैविकी मांग दिया रहता है साथियों। तो ये तीनों नाम जब आ जाए तो तीनों जो है पहले नंबर पे ही होगा, जैविक मांग। अच्छा साथियों, चलिएगा इसको आप लीजिएगा। चलिए साथियों, ये हो गया। ध्यान दीजिएगा साथियों, पहले नंबर को शारीरिक मांग, दैहिक मांग या जैविक मांग 3 नामों से जानते हैं। चलिएगा दूसरे की मैं बात करूँ साथियों, सुरक्षा की मांग, सुरक्षा की मांग। चलिएगा साथियों, मैं तीसरे नंबर की बात करता हूँ तो समाज की मांग करता है व्यक्ति। अभी इसको मैं समझाऊंगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। समाज की मांग, ये मांग लिखे हैं साथियों, फिर से मिटा के मैं लिख दूँ मांग। चलिए मैं चौथे नंबर की बात करूँ साथियों तो सम्मान की मांग, सम्मान की मांग। आइए साथियों 5वें नंबर की बात करूं तो यहाँ पे आत्मसिद्धि मांग होगा, आत्मसिद्धिकरण नहीं होगा, आत्मसिद्धि मांग होगा। मैं इसको बाहर लिख देता हूँ साथियों। चलिएगा, आत्मसिद्धि, आत्मसिद्धि की मांग यहाँ लिख दे, आत्मसिद्धि मांग। आइए मैं अभी आपको समझाऊंगा, ये आपको समझ में आ जाएगा, एक ही बार में याद हो जाएगा। ऐसा एग्जांपल आपके सामने दूंगा। तो चलिएगा साथियों, अच्छा ये जो समाज की मांग होती है, सुरक्षा की मांग, शारीरिक मांग, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखिएगा साथियों, कभी कभी प्रश्न बनता है आपके सामने। ये जो 2 मांग है, पहली और दूसरी मांग, शारीरिक मांग या दैहिक मांग या जैविक मांग, इसको एक ही नाम से जानते हैं। ये सुरक्षा की मांग दूसरी, ये पहली मांग और दूसरी मांग को साथियों इसको कहा गया निम्न स्तर का मांग। यहाँ पे लिख लीजिएगा साथियों, ये समझ लीजिएगा, अधिकांश किताब में दिया भी नहीं होगा, निम्न स्तर की मांग। मैं इसलिए बोल भी रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा निम्न स्तर की मांग। और जो 3 से लेकर के 5 तक की मांगे हैं, इनको कहते हैं साथियों उच्च स्तर की मांग, उच्च स्तर की मांग। एक मिनट साथी, उच्च स्तर की मांग। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, तो ये प्रश्न बनता भी है। अब्राहम मैस्लो ने जो अपना आवश्यकता या पदानुक्रमित या फिर मांग आपूर्ति या मानवतावादी जितने भी सिद्धांत इनको जिन नामों से जानते हैं, तो प्रश्न आपका इस तरह से बनेगा, अब्राहम मैस्लो के निम्न 2 मांग कौन से हैं? तो ये 4 उठा के दे देगा प्रश्न बना के, समान की मांग, समाज की मांग, सुरक्षा की मांग। उसमें ए बी
कोड में करके आपको प्रश्न दे देगा, तो वहाँ पे आपको हद सॉल्व करना होगा। जब आपको ये इस तरह से पता रहेगा, जब ये बात आपको पता है कि नीचे की जो 2 मांग है, शारीरिक मांग, सुरक्षा की मांग जो है, हमें इसे पढ़ना है। अच्छा, इसको याद करने के लिए तो आप पहले ये याद करिए, ये वाला स जो है, इस स को आप क्या कहते हैं? इचु यसा नाम तालु, ये तालु से बोला जाता है। और ये वाला स जो है 1 बार, और ये वाला स जो है साथियों कितनी बार? 3 बार, और अ 1 बार। तो आपको याद हो जाएगा अ कितनी बार? 1 बार। चलिएगा साथियों, ये वाला स 1 बार और ये वाला स 3 बार, ये जो है 1 बार। ये कौन सा स है साथियों? इचु यसा नाम तालु, आप हिंदी में पढ़ते भी है वर्ड याद करने के लिए। और ये स जो है लितु लसा नाम दंत, ये दंत वाला स जो है। चलिएगा साथियों, मैं बात करूं तो ये जो दोनों मांग है, शारीरिक मांग, सुरक्षा की मांग, ये निम्न स्तर की मांग आएंगे। समाज की मांग, सम्मान की मांग, आत्मसिद्धि की मांग उच्च स्तर की मांग के अंतर्गत आएंगे। अब आपको पांचों याद करना है, तो 1 बार कौन सा स? 1 बार कौन सा स? इचु यसा नाम तालु। 1 बार तालव्य स, 3 बार दंत स, ऐसे। तो 3 बार दंत स में पहले आपको क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए। जब आपको सुरक्षा मिल जाएगी तो समाज चाहिए, जब समाज मिल गया तो आपको सम्मान मिलना चाहिए। अब मैं आपको पूरा याद करा देता हूँ। चलिएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा। पहले आदिमानव जब आए, आदिमानव तो थे ही पहले से, लेकिन जब आदिमानव को भोजन करते थे, आदिमानव जब भोजन करते थे तो वो क्या कच्चा मांस खाते थे? जैसे जंगल में आग लगी तो वो फिर भुने हुए मांस को जाने, तो धीरे धीरे उनमें क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। अच्छा साथियों, अब से कोई पूछ ले शारीरिक मांग, दैहिक मांग के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो इसमें जो आप साथी तो वहाँ पे बिल्कुल लिखिएगा मांग में क्या क्या जाएंगे। इसमें आ जाएगा कि साथी पहले वाले में लिख रहे हैं भोजन, पानी और नींद, ये 3 जो है आपके शारीरिक मांग है, और ये जरूरी भी है। कोई भी व्यक्ति हो, सबकी आवश्यकता इसे होती है। चलिएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जब शारीरिक मांग लोगों की पूरी हो गई, आदिमानव की जब शारीरिक मांग पूरी हो गई, तो अब वो सुरक्षा की मांग, अर्थात जानवरों से बचने के लिए, अपने शरीर प्राण को बचने के लिए सुरक्षा की मांग करने लगे। धीरे धीरे जब उन्हें सुरक्षा की मांग हो गई, तब उनका क्या बनने लगा? आपस में क्या बनने लगा? समाज बनने लगा। जब उनका आपस में समाज बनने लगा, तो वो चाहने लगे अब हम लोगों को क्या मिले? सम्मान मिले। जब वो सम्मान मिलने लगे तो लास्ट में वो आत्मसिद्धि, मतलब अपने महत्तम ऊंचाई तक पहुंच गए। एक बात और साथी आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस पर इसी तरह से आप लोग बने रहिएगा। 1 मिनट, गर्मी अधिकांश है। चलिएगा साथियों, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें जो ये सम्मान की मैं मांग लिखा हूँ, सम्मान की मांग में आप आगे लिख लीजिएगा स्व सम्मान की मांग। सम्मान की मांग लिखेंगे तो यहाँ स्व सम्मान की मांग भी आप लिख लीजिएगा। इसको स्व सम्मान की मांग से भी नाम से जाना था कि स्व सम्मान, कि मुझे सबके द्वारा सम्मान मिले। मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, जैसे आदिमानव शारीरिक मांग, उनका भोजन, पानी, नींद, जब आवश्यकताएं उनकी पूरी हो गई तो वो सुरक्षा की मांग करने लगे। फिर जब उन्हें सुरक्षा मिल गई तो वो अपने समाज की मांग करने लगे। जब उनके समाज की मांग पूरी हो गई तो किसकी मांग करने लगे? सम्मान की मांग करने लगे, स्व सम्मान की मुझे सम्मान मिलना चाहिए। फिर आत्मसिद्धिकरण पे पहुंच जाते हैं। साथियों, एक बात और इसमें आप ध्यान दीजिएगा। अब्राहम मैस्लो ने बताया कि ये जो है कितने % लोगों को पूरा हो पाता है आज के समाज में, कितना % पूरा हो पाता है। तो हमारे समाज में लगभग 85% सबका पूरा हो पाता। मांग तो 100% की होती है, 85% सबका पूरा हो जाता है। शारीरिक मांग, दैहिक मांग, जैविक मांग, अर्थात क्या? भोजन, पानी, नींद, ये जो जरूरी है। और जो साथियों 70% मांग पूरी होती है किसकी? सुरक्षा की मांग। सबको 70%, 100% मांग तो 100% होती है, लेकिन पूरी कितनी हो पाती है? 70%। चलिएगा साथियों, समाज की मांग की बात करूं तो समाज की मांग कितना पूरी हो पाती है साथियों? 50% पूरी हो पाती है समाज की मांग। और स्व सम्मान की बात करूं साथियों तो 40% लोगों का स्व सम्मान की मांग की डिमांड पूरी हो पाती है, और 10% ही लोगों की क्या उनसे मांग पूरी होती है? आत्मसिद्धि की मांग पूरी हो पाती है। चलिएगा साथियों, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिएगा साथियों, फिर से एक बार सुनिएगा। मांग आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया? अब्राहम मैस्लो ने दिया। अब्राहम मैस्लो ने दिया। जब मैं, आप बिल्कुल किंचित मत होइएगा, भयभीत मत होइएगा, डरिएगा मत, कोई चिंता की बात नहीं है। जब मैं अब्राहम मैस्लो को पढ़ाऊंगा, इसको, इस सिद्धांत को किन किन नामों से जाना जाता है, मैं वहाँ पे लिखा दूंगा, या तो कहीं भी लिखा दूँ। चलिए मैं वहाँ पे लिखा दूंगा साथियों।
ये हो गया। तो इसमें मैंने आदिमानव पे आपको एग्जाम्पल बताया। आदिमानव के व्यवहार पे आप इसको उठा के लेके जाना। पहले उनका शारीरिक मांग पूरी, फिर सुरक्षा की मांग, फिर समाज की मांग, फिर स्व सम्मान की मांग, फिर आत्मसिद्धि की मांग। चलेगा साथियों? अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आपको समझ में भी आएगा, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा साथियों, और अपने मित्रों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। ब्रेक हुआ था जो, अब वो ब्रेक नहीं होगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा संडे को भी ब्रेक न होने पाए। तेज़ी से क्लास आपकी आगे जैसे बढ़ रही है, जैसे बढ़ रही थी वैसे बढ़ेगी, और अच्छी तरह अब आपको समझा पा रहे हैं। अब आपको बोर्ड पे भी कुछ अच्छा साफ दिखाई दे रहा होगा पहले की अपेक्षा। धीरे धीरे संसाधन आपकी पूर्ति हो रही है। तो अब इसके हमें पढ़ना है साथियों व्यक्तित्व की मापन विधियाँ। अब मैंने व्यक्तित्व का जो सिद्धांत अब पढ़ चुका था, और ये इम्पॉर्टेंट है। व्यक्तित्व की मापन विधियाँ, व्यक्तित्व की जो मापन विधियाँ, 3 विधियों के अंतर्गत सारी विधियाँ आ जाएंगी, जहाँ से हर साल 2 प्रश्न बनते रहते हैं। तो अगली जो वीडियो होगी किस पे होगी साथियों? व्यक्तित्व की मापन विधियाँ। ध्यान दीजिएगा साथियों, व्यक्तित्व की मापन विधियाँ। इसमें 3 विधियाँ आपको पढ़नी है। 3 विधि में पहली विधि पढ़नी है साथियों। जो पहली विधि आपकी होगी आत्मनिष्ठ विधि होगी। पहली विधि क्या हो जाएगी साथियों? आत्मनिष्ठ विधि। आत्मनिष्ठ विधि। और जो दूसरी विधि हो जाएगी साथियों वस्तुनिष्ठ विधि। और जो तीसरी विधि हो जाएगी साथी वो हो जाएगी प्रक्षेपी विधि। प्रक्षेपी विधि। अब इसी विधि के अंतर्गत जो हम पढ़ते हैं सोरसा CI धब्बा परीक्षण, TAT परीक्षण, CAT परीक्षण, जितने भी परीक्षण इसके अंतर्गत हम प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत पढ़ेंगे। जो पंच कार्ड आप सुनते हैं कि कितने कलर सफ़ेद है कितने रंग, इसके अंतर्गत जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अर्थात आत्मनिष्ठ विधि और वस्तुनिष्ठ विधि। अब प्रक्षेपी विधि नहीं है साथियों, गलती हो गई यहाँ पे, प्रक्षेपी प्रविधि होती है। अच्छा, विधि और प्रविधि में बड़ा अंतर भी होता है। विधि और प्रविधि में अंतर ये होता है, जो विधि तो ठीक है लेकिन जो प्रविधि होती है वो विधि की मदद करती है। प्रविधि क्या है? विधि की जो मदद करे वही प्रविधि है। चलिएगा साथियों, तो मैं जितनी भी विधियाँ हैं इस तीनों के अंतर्गत एक ही वीडियो में ख़त्म करना चाहूँगा, और जो यहाँ से इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी बनते हैं कल की वीडियो में आपसे ये बातें होंगी। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। ये वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा, अपने साथियों तक जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।